उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना अरकान असेंबली की मीटिंग खत्म हो गई है। शिवसेना अब भी 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। मीटिंग में फैसला लिया गया कि शिवसेना से ही महाराष्ट्र का वजीर आला होगा। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी बीजेपी लीडरों से कोई बातचीत नहीं हुई है, जबकि उद्धव ठाकरे ने इंतबाह भी किया है कि उनके पास तमाम मुतबादिल हैं, इसीलिए जो तय हुआ था हमें मिलना चाहिए। नाज़रीन, शिवसेना का बीजेपी पर इल्जाम, बीजेपी पैसों और गुंडों का इस्तेमाल कर रही है। किसान फसलों को लेकर फिक्रमंद है, बीजेपी इक़्तिदार के लिए फिक्रमंद। किसानों के हाथ पर कोई दमड़ी भी नहीं रख रहा है, इसलिए किसान चाहते हैं कि शिवसेना का वजीर आला हो। अभी शिवसेना मुद्दे की बात कर रही है, मुक्के की बात हुई तो उसका भी जवाब देंगे। जिसके पास एदाद हो वो हुकूमत बनाए, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम बदउनवानी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी आजाद नौमुंतखब असेंबली अराकीन से थैली लेकर मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र की आवाम चाहती है कि वजीर आला शिवसेना का हो। अगर कोई महाराष्ट्र पर दाग लगाता है तो शिवसेना वहां तलवार लेकर खड़ी रहेगी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों की अलायंस को मैंडेट मिला और जल्द ही रियासत में सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्यसभा में ज्यादा सीटें मिली हैं, तो ऐसे में सीएम उन्हीं का होता है जिन्हें ज्यादा सीटें मिलती हैं। वहीं आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात के ताल्लुक से मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि उनसे मुलाकात का हुकूमत साजी से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों की अलायंस को मैंडेट मिला है और जल्दी ही निर्णय होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे नेता के रूप में देवेंद्र जी का चयन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जिनकी ज़्यादा विधानसभा सीटें जिन्होंने जीती है अलायंस में, उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है। हेडक्वार्टर जाने वाले हैं मोहन भागवत जी से मुलाकात करने। मोहन भागवत जी का और संजय का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, जोड़ना उचित भी नहीं है। जहां तक इसका निर्णय है भारतीय जनता पार्टी ने किया है और शिवसेना का सहयोग मिलेगा, उनसे बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा। एक तबका आपका नाम भी ले रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, एक तबका ऐसा भी है। मैं अब दिल्ली में हूँ, मुझे महाराष्ट्र में आने का सवाल ही नहीं उठता। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी है। शिवसेना रुकने असेंबली अब्दुल सत्तार का बयान सामने आया है। शिवसेना के तमाम अरकान असेंबली शारदा होटल में ही मौजूद रहेंगे। जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक शारदा होटल में ही तमाम अरकान मौजूद रहेंगे। शिवसेना के तमाम अरकान और 8 आजाद अरकान असेंबली एक साथ रहेंगे। तमाम अरकान की एक ही मांग है कि सीएम शिवसेना का ही बनना चाहिए। अगर बीजेपी 2.5 साल का पीएम ओहदा देना चाहती है तो ठीक है, वरना शिवसेना का 5 साल के लिए बनेगा सीएम। काफी अहम खबर इस वक्त। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। शिवसेना रुकने असेंबली अब्दुल सत्तार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के तमाम अरकान असेंबली शारदा होटल में ही मौजूद रहेंगे। जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक शारदा होटल में ही रहेंगे तमाम अरकान। शिवसेना के तमाम अरकान और 8 आजाद अरकान असेंबली जो है एक साथ ही शारदा होटल में मौजूद रहेंगे। तमाम अरकान की एक ही मांग है कि सीएम जो है वो शिवसेना ही से होना चाहिए। अगर बीजेपी 2.5 साल का पीएम ओहदा देना चाहती है तो ठीक है, वरना शिवसेना का 5 साल के लिए सीएम बनेगा। हमारे नुमाइंदे ने अब्दुल सत्तार से बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मीटिंग खत्म हो चुकी है, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल सत्तार जी, उनसे बात करते हैं। सर, बैठक में क्या हुआ, क्या उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया? उद्धव जी ने एक ही आदेश दिया है कि सब मिलकर मुंबई में रहना चाहिए, और सब मुंबई में इसलिए है कि दूर दूर चुनाव क्षेत्र है हमारे, सबको इकट्ठा करने के लिए 2 दिन लगते हैं, और वक्त जब उनको जरूरत पड़ेगी तब उन्होंने अधिकार जो हमने उनको दिया है उनका आदेश का पालन ताबड़तोड़ होना चाहिए, इसलिए सबको एक संगत रखा जा रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों को एक साथ रहना पड़ रहा है? दूसरी बात कि मुंबई में कहाँ रहे? सरकार बनाने के लिए
सरकार बनाने के लिए सारे विधायकों की जरूरत रहती है, इसलिए विधायक मुंबई में रहना चाहिए। ये शिवसेना प्रमुख का आदेश है। रंग कहाँ रह रहे हो आप? और हम जो रंग शारदा होटल में रह रहे हैं। जिस तरह से बात की गई है, कुछ विधायकों ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो उद्धव ठाकरे ने जो स्टैंड रखा है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं, उद्धव ठाकरे साहब का जो आदेश रहेगा हमारे लिए अंतिम है। जिस तरह से देखा गया है कि आप लोग ये भी मान रहे हो कि किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, तो वहीं पे सामना में ये भी कहा है कि खरीदने की भी कोशिश विधायकों की जाए। नहीं, कोई खरीदे जाएगा नहीं। शिवसेना का कोई विधायक कोई खरीद नहीं सकता। आप लोग क्या अब भी अपनी बात पे कायम है? हमारी बात पे हम ठाम है और कायम है। 2 ही दिन बचे हैं, 9 तारीख को मियाद खत्म हो रही है सरकार की, तो किस तरह से देखते हैं? कुछ भी हुआ तो भी ये 2 दिन के अंदर या 2 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं, और वो सारा अधिकार वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब को है। तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री आपको मान्य नहीं है? नहीं, बीजेपी का 2.5 साल मान्य है, 2.5 साल शिवसेना का। ये थे अब्दुल सत्तार जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि शिवसेना की बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया है कि जो मुख्यमंत्री पद है वो शिवसेना को दिया जाए। किसी भी तरह से मान्य नहीं है कि वो किसी और पद उन्हें मिले। जो 2.5 साल की बात हुई थी उसी के आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए निर्णय किया जाए। इसी वजह से मुंबई के सभी विधायकों को मुंबई के रंग शारदा होटल में रखा गया है। मुंबई से अविनाश लोंढे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र सियासत से ही जुड़ी हुई है। बीजेपी अरकान असेंबली गवर्नर की रिहाइशगाह पहुंचे। बीजेपी अरकान असेंबली रियासती गवर्नर से मुलाकात करेंगे। काफी अहम खबर महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई। बीजेपी अरकान असेंबली गवर्नर की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी अरकान असेंबली रियासती गवर्नर से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है, वहीं अब बीजेपी अरकान असेंबली गवर्नर की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी अरकान असेंबली रियासती गवर्नर से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर के बातचीत होनी है। काफी ज्यादा घमासान हो रहा है। बीजेपी शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। वहीं अब बीजेपी अरकान असेंबली गवर्नर की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी अरकान असेंबली रियासती गवर्नर से मुलाकात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो जिस तरह से शिवसेना की मीटिंग हुई, मीटिंग खत्म हो चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के पास मुतबादिल है, वहीं उन्होंने अपने सारे अरकान को जो है एक होटल में मौजूद रहने को कहा है। सारे अरकान एक साथ रहने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से पूरी बैठक हुई, इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने जो विधायक उनके सामने बीजेपी की जो पॉलिसी है उस बारे में चर्चा की। सभी विधायकों ने एक सुर में कहा कि आपकी मांग जायज है और जिस तरह से वादा किया गया था बीजेपी को वो वादा पूरा करना है, इसलिए आप अपने स्टैंड पे कायम रहे, हम आपके साथ हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से सियासी दावपेच बदलते रहा है, उसे देखते हुए शिवसेना किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि अपने 56 विधायकों के साथ प्लस 8 निर्दलीय विधायकों के साथ वो मुंबई में एक ऐसी जगह पर रुकना चाहती है जहां पे जब भी जरूरत पड़े वो अपने विधायकों के साथ खड़ी हो जाए। तो मुंबई के रंग शारदा होटल में रखा गया है। भले ही इस नाम को छुपाने की कोशिश की गई थी कि किस जगह पे विधायक रह रहे हैं, ये किसी को ना बताया जाए, लेकिन सामने जो बात आई उससे सभी को पता चल गया है कि रंग शारदा में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। और सभी ने ये कहा कि अगर बीजेपी की तरफ से कोशिश भी की जाती है उन्हें तोड़ने की, तो वो पूरी तरह से नहीं टूटेंगे, क्योंकि जो वादे हैं, जो बातें की गई थी, वो सत्ता में आने से पहले उन वादों को पूरा करना है। तो इस मीटिंग के काफी मायने रखते हैं शिवसेना के लिए, क्योंकि सत्ता बनाने के लिए सबसे पहले उनके जो विधायक हैं उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना काफी जरूरी था। और आज इस बैठक में इस स्थिति को उन्होंने पार कर लिया है। अब आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ अगर कोई चर्चा होती है, बीजेपी कोई तरह का प्रस्ताव रखती है, तो शिवसेना अपनी मांगों पर उसी तरह से कायम रहेगी कि आपको 2.5 साल का जो सीएम पद है, जो आपने चर्चा की थी, वो शिवसेना को देना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखित में इन सारी चीजों की जानकारी देनी होगी। बिल्कुल वसीम, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे का बयान भी आया है कि मुतबादिल है उनके पास, तो एक तरफ जहां एनसीपी कांग्रेस यही कहती हुई चली आ रही है कि उनको ऑपोजिशन में ही बैठना है, ऐसे में किस मुतबादिल की बात हो रही है? क्या अभी भी शिवसेना कोशिश कर रही है कि एनसीपी और कांग्रेस का सपोर्ट वो पा सके?
हाँ जी जरूर, अभी तक ये कोशिश खत्म नहीं हुई है। लगातार जिस तरह से शिवसेना के नेताओं का दावा है और बीजेपी के साथ जिस तरह से वो अपने रवैये को बनाए रखे हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थन उन्हें जरूर मिल रहा है उद्धव ठाकरे को। अगर उन्हें समर्थन नहीं मिलता तो हो सकता था कि बातचीत का जो दौर है बीजेपी के साथ शुरू हो जाता, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से भले ही एनसीपी और कांग्रेस की जो बयानबाजी चल रही है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उन्हें मौका देना चाहिए, इसके बाद जो नया समीकरण बनने की कोशिश करता है, अगर नहीं बीजेपी उस पर पूरी तरह से खरी उतरती है तो नया पर्याय सोचा जाएगा शिवसेना के साथ। लेकिन फिलहाल इस पर किसी तरह की कोई सिक्का नहीं लगाया गया है। लेकिन शिवसेना भली भांति जानती है अगर बीजेपी के साथ वो नहीं जाती और जिनके साथ जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते तो उनको पूरी तरह से शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है और उन्हीं के विधायकों के बल पर वो महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकते हैं और शिवसेना का मुख्यमंत्री बन सकता है। यही वजह है कि संजय राउत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 170 से ज्यादा सीटें उनके पास यानी मेजोरिटी है महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए। तो बीजेपी को सोचना होगा कि मुख्यमंत्री उनके पास रखना है पद या फिर शिवसेना को देना है। तो इसी बल पे ये सारी चीजें हो रही है और उम्मीद भी इसी तरह से जताई जा रही है। हमने देखा कि कांग्रेस के जो सांसद थे हुसैन दलवाई, उन्होंने भी सामने ऑफिस में जाकर मुलाकात की। तो दोनों तरफ से पहल जरूर की जा रही है। बिल्कुल वसीम, और इसी बीच जो है बीजेपी अरकान असेंबली गवर्नर से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात भी काफी अहम है क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार की जो मियाद है खत्म होने वाली है। इन 2 दिनों के अंदर बीजेपी को किसी न तरह से दावा करना जरूर है क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में उभरी है। और जिस तरह से मुलाकात की जा रही है, जो वरिष्ठ नेता है, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार है और चंद्रकांत पाटिल है जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, राजस्व मंत्री भी है और साथ ही आशीष शलार मौजूद है। ये सभी गवर्नर से चर्चा करके मौजूदा जो राजनीति है इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही जो महायुति के साथ जो गठबंधन में शिवसेना उनके साथ जो विधायक थी उसको लेकर रणनीति तय करेंगे। अगर 2 दिन में अगर वो दावा नहीं करते हैं सरकार बनाने का तो क्या पर्याय हो सकता है, इन बातों पे चर्चा की जाएगी। और अब तक ये बताया जा रहा है, सूत्र बताए जा रहे हैं कि 9 तारीख तक यानी कि सरकार की मियाद खत्म होने तक भी बीजेपी पूरी तरह से दावा नहीं करेगी सरकार बनाने को लेकर। अब भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी उन्होंने अपना के रखी है कि शिवसेना की तरफ से पहल होनी चाहिए। शिवसेना अगर पहल करती है तो ही वो सरकार के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो ये पॉलिसी बना के जिस तरह से बीजेपी ने रखा है तो ये बैठक काफी अहम है और वो रणनीति तय करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से आगे के कामकाज हो सकते हैं अगर उन्हें मौका नहीं मिलता या फिर वो दावा नहीं करते। तो ये काफी अभी थोड़ी देर में ये बैठक खत्म हो जाएगी। करीब 2:30 बजे चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार इन सभी बातों का खुलासा करेंगे। लेकिन सुबह ही सुधीर मुनगंटीवार ने जो मीडिया से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस होंगे और वो खुद एक शिवसैनिक है, देवेंद्र उद्धव ठाकरे कहते हैं। ऐसे वक्तव्य उनकी तरफ से किए गए हैं और नितिन गडकरी को लेकर भी उन्होंने अपनी नीति साफ की थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें फिलहाल कोई रुचि नहीं है, हमारे जो नेता और मंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस है। तो ये मीटिंग भी काफी मायने रख रही है। जी बिल्कुल वसीम, जहां पर बीजेपी और शिवसेना दोनों ही अपने बातों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दोनों एक दूसरे का इंतजार भी कर रहे हैं कि कोई पहल करे और दोनों अलायंस में ही सरकार महाराष्ट्र में तश्कील करे। बेहद शुक्रिया वसीम आपका। आगे बढ़ते हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम के जेब पर पड़ रहा है। प्याज की कीमत में इजाफे से लोगों की हालत खराब है। दिल्ली में कतार में लोग प्याज खरीदने पर मजबूर है। ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं ये प्याज खरीदने वालों की कतार है और आप देख सकते हैं ये कतार इतनी ज्यादा लंबी है और ये कृषि भवन के अंदर है। ये केंद्र सरकार की जो नेफेड है उसकी यहां पर शॉप है और इस नेफेड के आउटलेट के ठीक सामने ये लंबी कतार लगी हुई है और काफी देर से लोग यहां पर खड़े हैं। ये तमाम लोग हैं जिनमें कर्मचारी भी हैं केंद्र सरकार के, कई ऐसे लोग हैं जो आसपास में लोग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अभी भी ये आउटलेट खुला नहीं है, यानी कि अभी प्याज मिल नहीं रहा है। लेकिन लोगों से हम बात करते हैं कि कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? 8:30 बजे से मैं हूँ, 8:30 बजे से यहाँ बैठे और 2 घंटा हो गया। हाँ कितना हो गया टाइम? हाँ 2.5 घंटे करीब हो गया। आप बताइए। 8:30 से खड़े हुए हैं। 8:30 अभी मिलना शुरू हो गया कि नहीं प्याज? अभी पर्ची काट रहे हैं। वैसे कितना रुपया किलो मिल रहा है? 22 रुपए। यहाँ पे 22 रुपया और मार्केट में? सर मार्केट में 100 रुपए। 100 रुपया तक। जी आप बताइए। 100 रुपए किलो मार्केट में मिला, यहाँ 22 रुपए मिल रहा है, इसीलिए लाइन में लगे हुए हम। हाँ तो एक आदमी को कितना मिल रहा है? 2 किलो प्याज। 2 किलो। हाँ जी। कहाँ काम करते हैं आप वैसे? शास्त्री भवन में। शास्त्री भवन में। यानी कि 2-3 घंटा खड़े होकर आप इंतजार कर रहे हैं प्याज की? जी। कितना टाइम लग जाता है और किसी को नहीं पता क्योंकि सर लाइन इतनी लंबी है और सर प्याज इतने स्टॉक के
3-4 घंटे लगते हैं, उसमें भी खत्म हो जाते हैं, नंबर नहीं आता। तो आम पब्लिक को पता भी नहीं कि यहाँ प्याज मिल रहे हैं। ये तो सिर्फ यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही पता चल रहा है इस मिनिस्ट्री में कि यहाँ मिल रहा है, बाकी आम पब्लिक के लिए तो कुछ है ही नहीं। मदर डेयरी में या सफल में जाए तो वहाँ आधा किलो कल मिला है प्याज, आधा किलो। अच्छा, आधा किलो। किस रेट पे मिला? वही यही रेट पे जो 22 यही रेट पे, यानी सिर्फ वहाँ पे आधा किलो, यहाँ पे 2 किलो, क्योंकि वहाँ पे 24 केजी स्टॉक आ रहा है। और सर और कुछ लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे। ये बताइए कि कितने देर से आप लोग खड़े हैं यहाँ पर? 1 घंटा हो गया खड़े प्याज 9 बजे। कहाँ पे काम करते हैं वैसे? यहीं पे ही काम करते हैं, शास्त्री भवन में। शास्त्री भवन में। अभी ऑफिस का टाइम भी तो हो गया होगा? हो गया, पर क्या करें, वेट कर रहे हैं प्याज का कि तो मिल जाए। छुट्टी लेके आए हैं कि प्याज खरीदना? नहीं, बोल कर आए हैं ऑफिस में कि थोड़ा लेट हो जाएगा प्याज। हाँ, ऑफिस में बोल के आए हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। वैसे मार्केट में जहाँ पे आप लोग रहते होंगे, आसपास के मार्केट में कितने रुपए किलो के हिसाब से? 80 रुपए, 100 रुपए। अच्छा, हाँ। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से ज्यादा। ये देखिए लंबी कतार की किस तरीके से दिक्कतें होती हैं जब प्याज के रेट बढ़ते हैं। ये लंबी कतार वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये तमाम लोग हैं जो कृषि भवन, शास्त्री भवन और आसपास के जो दफ्तर हैं वहां पर काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कृषि भवन के अंदर नेफेड का आउटलेट है और यहां पर जो प्याज है वो कम रेट पर मिल रहा है, यानी कि 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो प्याज का रेट 80 रुपए और यहां तक कि कई जगहों पर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। कैमरामैन निजाम खान के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। दिल्ली में पुलिस के एहतजाज के मामले को लेकर दिल्ली के एक वकील विनोद यादव ने आरटीआई दाखिल किया है। आरटीआई कारकुन ने मरकजी वजारत दाखिला, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमिश्नर से जवाब तलब किया है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में पुलिस की जानिब से किया गया एहतजाज कानूनी था या गैर कानूनी। आरटीआई कारकुन विनोद यादव ने यह भी पूछा कि 5 नवंबर को एहतजाज में शामिल होने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। काबिल जिक्र है कि चंद रोज कबल दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर पुलिस और वकीलों के दरमियान शदीद झड़प हुई थी। वादी कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में पहले ही पेशेनगोई की थी। श्रीनगर शहर में भी कल रात से ही रवा मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई थी। वादी के कई बालाई और मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से आम जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। अक्सर इलाकों में बिजली कल से ही गायब है। मुख्तलिफ मकामात का सड़क राब्ता अभी भी मुनक़ता है। जम्मू खित्ता, करगिल और द्रास के कई इलाकों में बारिश हुई है। आज रात से बर्फबारी में नुमाया कमी आने का इम्कान है। कल से मौसम में बेहतरी की उम्मीद है। कल दोपहर से मौसम में नुमाया बेहतरी की पेशगोई की गई है। लोगों का कहना है कि अगरचे बर्फबारी काफी जरूरी है, मगर बेवक्त बर्फबारी से बागबानी शोबे को काफी नुकसान पहुंचेगा। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने श्रीनगर में कई लोगों से बातचीत की। नहीं, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत सारा होगा अभी। लेकिन ऐसे बर्फ गिरने से अच्छा लग रहा है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। कल से बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। टूरिस्ट भी आ रहे हैं अब, बहुत ही मज़ा आ रहा है अब सर। तो पता नहीं अचानक बर्फ़ गिर गई तो पता नहीं था, मतलब सुबह जब उठ गए तो बर्फ़ आई तो ठीक हुआ है सर। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है सर, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है सर, ठंड भी बहुत काफ़ी है। लोग तैयार थे इस बर्फबारी सर? लोग तो तैयार नहीं थे, तो ये तो अचानक बढ़ गए, लोग तो तैयार नहीं थे। अब तो टूरिस्ट तो बहुत ही मज़ा लेते थे इसमें बर्फ़ में सर। श्रीनगर शहर में आज इस सीज़न की पहली बर्फबारी हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कल रात से ही जो है बर्फबारी शुरू हुई है। वक्त से पहले ही ये बर्फबारी यहाँ पे हुई है। नॉर्मली देखा जाता है कि दिसंबर के महीने में बर्फबारी यहाँ पे होती है, ताहम इस बार यहाँ नवंबर सीज़न में ही बर्फबारी हुई है। हालांकि लोग इस बर्फबारी के लिए तैयार नहीं थे, ताहम लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी में वो काफ़ी मज़ा ले रहे हैं और ये बर्फबारी आने वाले दिनों में यहाँ के लिए मुफीद साबित हो सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें बर्फबारी के चलते जो पहले ही पेशनगोई की थी महकमे मौसमियात ने, उसके चलते जो कौमी शहराए हैं यहाँ पे, चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या जोजिला की जो हाईवे है वो हो, उनको फ़िलहाल ट्रैफिक की आमदोरमद के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ दूसरी ओर अगर हम देखें तो कल रात से ही जो है बिजली का पूरा निज़ाम ठप पड़ा हुआ है यहाँ पे। हालांकि हमने सुबह देखा यहाँ पे जो सरकारी मशीनरी है वो जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं वो लेके निकले थे। कई जगहों पे हमने देखा सड़कों की
सफाई की जा रही थी। ताहम अभी भी कुछ इलाके हैं जो अभी भी कटे हुए यहाँ पे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से मुतहर्रिक होती है और लोगों को कम से कम जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़े। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर श्रीनगर के चंद मकामात पर बर्फबारी की वजह से चिनार और दीगर दरख्तों की शाखें गिर गई हैं। इस वजह से उन इलाकों में कुछ वक्त तक ट्रैफिक की नक़्ल-ओ-हमल मुतासिर रही। कई इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनें कट गई हैं। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने हालात का जायजा लिया। कल रात से बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फबारी होने की वजह से कई जगहों पे जो पेड़ है उसकी शाखें टूट के सड़कों पे आ गई है और बिजली की तरसीली लाइनों पे भी ये शाखें आ चुकी है, जिसकी वजह से शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। और वहीं इस तरह के मंजर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। और जिला इंतज़ामिया ने पहले कहा था कि वो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है और उन्होंने जहाँ स्नो कटर्स और बाकी फील्ड स्टाफ है जगह जगह पे तैनात कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे तैनात कर दी गई और यहाँ पे जो ब्रांच कटिंग है, जो ये जो चिनार की यहाँ की शाखें हैं वो यहाँ पे काटी जा रही है और यहाँ इसको रोड को उसके बाद ही क्लियर कर दिया जाएगा। और वहीं जैसे हमने पहले भी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है वो पूरी तरह से ठप है और कई जगहों पे जो तरसीली लाइंस पे दरख्तों की शाखें आ चुकी है। यहाँ पे इस मौसम का हर किसी का इंतज़ार रहता है और यहाँ खासकर जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो इस मौसम के इंतज़ार में रहते हैं। अयूब खान के साथ सनम तशद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़े से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का फैसले के चलते हिंदू मुस्लिम तंजीमों में मीटिंगों का दौर चल रहा है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में भी RSS और मुस्लिम दानिश्वरों की एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अमन व अमान को बनाए रखने की अपील की गई। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़े से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसला आने से पहले RSS और मुसलमानों के बीच मीटिंग का दौर जारी है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम दानिश्वरों और RSS लीडर कृष्ण गोपाल रामलाल और इंद्रेश कुमार के बीच अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इंडिया इस्लामिक सेंटर के सदर सिराज कुरैशी के अलावा जनरल जमीरुद्दीन शाह, प्रोफेसर इर्तिजा करीम, काजी उबैदुर रहमान हाशमी, बीजेपी के तर्जुमान जफर इस्लाम और ख्वाजा इफ्तिखार भी शरीक हुए। इस मौके पर दोनों ही तबकों के बीच एतमाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत हुई। साथ ही ये भी तय किया गया कि दोनों ही तबके सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे। इस मौके पर बीजेपी लीडर इंद्रेश कुमार ने मौलाना अरशद मंदी के अकीदत की यानी आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं दिए जाने के बयान को लेकर कहा कि किसी को भी सुप्रीम कोर्ट को गाइड नहीं करना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उसको सब स्वीकार करें। जो लोग भय, भ्रम और भड़काने का काम करें उन सब से सावधान रहें। फैसले में सुप्रीम कोर्ट को गाइड करने की जरूरत नहीं है। देश के सब स्कॉलर्स ये कह रहे हैं, सब धर्मों के कह रहे हैं, सब जातियों के कह रहे हैं, सब तरह के आर्थिक, सामाजिक और बुद्धिजीवी कह रहे हैं, बस मेंटेन पीस, मेंटेन हार्मोनी। मीटिंग में शरीक हुए मुस्लिम दानिश्वरों ने RSS की इस पहल की बेहद सताइश की। मुझे ये लगता है कि जो अभी लोगों ने इन तमाम चीज़ों को शुरू किया है, अब जैसे संघ परिवार ने इन तमाम चीज़ों को लिया है, थोड़ा लेट हो गई ये चीज़ें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसका मैसेज जो है बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने गोपाल जी जो RSS के हैं उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा। मैंने कहा कि देखिए हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि जो वर्डिक्ट होगी उसको हम ऑनर करेंगे, आप हमें ये कमिटमेंट देते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा डायरेक्टली, पहली बार सुन रहा हूँ, कि हम ऑनर करेंगे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। खास बात ये रही कि मीटिंग में RSS की तरफ से खुलकर कहा गया कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।
राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़ा केस के मुकदमे के फैसले पर पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज हैं, लेकिन मजहबी मसाइल के बोझ में आम आदमी की जरूरतें फरामोश कर दी गई हैं। उसकी जिंदगी के बुनियादी मसाइल कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं आम आदमी से जुड़े तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आम आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, बिजली, पानी, सुकून, तहफ्फुज और बच्चों की सेहत और तालीम के मुनासिब बंदोबस्त। सवाल यही है कि क्या मौजूदा अहद में लोगों की ये बुनियादी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं? अगर हो रही हैं, तो इसके लिए वाकई में सरकार मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और अगर नहीं तो फिर कुछ ठोस कदम उठाने की भी बेहद जरूरत है। इस बारे में गरीब और दरमियानी तबके के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। उम्मीद यही लगा रखे हैं कि अच्छा समय आए, अच्छा हर लाभ मिले, और क्या है। धंधा पानी इस समय थोड़ा डाउन है, जिंदगी का इस समय सन्नाटा है। पहले से जो चीज़ हम लोग पहले 400 की लाते थे, अब वही चीज़ मिल रही है 600 रुपए की, 650 रुपए की। तो कहाँ से समझ में आएगी दुकानदारी। मुल्क में सबसे बड़ी चीज़ें पढ़ाई का स्तर भी गिरता चला जा रहा है, मेडिकल की लाइन का स्तर गिरता चला जा रहा है, स्कूल की फीसें बढ़ती जा रही हैं। मतलब आप समझिए कि पैसे आने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर वहाँ से एक निज़ाम, एक सिस्टम बने, और फिर वो वहाँ की जो इनकम आएगी वो एक गरीबों में, मसाकिन में, यतीमों में और गरीबों पर खर्च हो, आइम्मा पर खर्च हो, मुअज्जिनों पर खर्च हो।